हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट इजी है। चलिए हम लेके आ गए हैं आपके सामने गवर्नमेंट बजट की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करी थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट के। ये इसका मेन टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इसको समझने से पहले जरा ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है इसमें भी दो तरह के बजट बनते हैं। एक बनता है रेवेन्यू बजट और दूसरा बनता है कैपिटल बजट। अब जो बच्चे अकाउंट्स के हैं या जिन बच्चों ने 11th क्लास में अकाउंटेंसी को अच्छे से पढ़ रखा है तो उन बच्चों को रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब जरा जल्दी समझ में आएगा। आप ध्यान करो थोड़ा सा, अगर 11th क्लास में आप जानने की कोशिश करते हो फंडामेंट, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे यानी कि फाइनल अकाउंट बनाते थे तो वहां पर आपको ध्यान है कि हम जितने भी आइटम होते थे, ट्रांजैक्शन होती थी जितनी भी हमारी, उनको हम दो चीजों में बांटते थे, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन। उसमें भी हम फर्दर डिवाइडेशन करते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। आपको ध्यान है ना। बहुत जल्दी छोटा सा क्विक रिवीजन में आपको उस 11th क्लास की बात का बताता हूं, जिनको ना पता हो वो भी समझ ले इस बात को। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे, रेवेन्यू और कैपिटल। और हम बनाते थे वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। याद आ रहा है? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम किस तरह के आइटम दिखाते थे? रेवेन्यू नेचर के आइटम, यानी कि ऐसे खर्चों को हम ट्रेडिंग में दिखाते थे जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते थे, महीने में एक बार हो या साल में कम से कम एक बार। रिकरिंग नेचर की जो चीजें होती थी, रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम दिखाया करते थे। रेवेन्यू रिसीट जो हमारी सेल होती है, जो हमें रेगुलर होने वाली इनकम होती है, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट हुआ करती थी। आपको याद आ गया? बिल्कुल। 12th क्लास में भी आपके एनपीओ वाले चैप्टर में हम इन चीजों को डिवाइडेशन करके देखते हैं। और याद करो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे उनको हम बैलेंस शीट में लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साल से ज्यादा के लिए किया जाता है। जैसे कोई असेट्स खरीदना, गाड़ी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीनरी खरीदना, ऐसे प्रकार के खर्चों को हम बैलेंस शीट में शो करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक साल से ज्यादा के लिए हम करते थे। आपको याद आ गया? बिल्कुल ठीक वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल बजट का मतलब क्या? देखो बजट क्या? एस्टिमेशन। गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू चीजों का एस्टिमेशन लगाती है, कुछ कैपिटल चीजों का एस्टिमेशन। चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं करता, आपको समझाता हूं। इस बजट में क्या होता है? इट कंटेन्स रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस वाले बजट में गवर्नमेंट बताती है कि सारी हमारे आने वाले एक साल में कौन कौन सी रेवेन्यू रिसीट होंगी और कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। यानी कि हमारी रेगुलर रिसिप्ट कौन सी होंगी जो हमें पूरे साल के अंदर मिलनी है, और हमारे रेगुलर खर्चे कौन कौन से होंगे, रोजमर्रा के खर्चे जो हमारे होते हैं, रोजमर्रा की जो हमारी रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट की वो कौन सी होती है। याद रखना, रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि रिकरिंग नेचर की होने वाली चीजें और क्या नाम है, नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें जो होती हैं। रिकरिंग नेचर की क्या होती है? रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं, और नॉन रिकरिंग नेचर के जो होते हैं वो हमारे कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं। जैसे हर महीने हम सैलरी पेड करते हैं, हर महीने हम रेंट पेड करते हैं, हर महीने हम बिजली का बिल पेड करते हैं, हर महीने हम टेलीफोन का बिल पेड करते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर हम व्हीकल खरीदते हैं, अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं, अगर हम प्लांट खरीदते हैं, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। याद आया? ठीक। तो कह रहे हैं कि रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। ये जो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये केवल करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, इनका किसी अगले वर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। अब बात करते हैं कैपिटल बजट की। इसका क्या कंटेन होता है? इट कंटेन्स कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद करो आपके अकाउंट्स में कैपिटल रिसीट कौन सी होती है? बैंक से लोन ले लेना, ठीक है ना, कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, ये क्या है हमारी? ये हमारी कैपिटल रिसीट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो आप बिल्डिंग खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो। तो हम बात कर रहे हैं इट कंटेन्स कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट इज रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
यानी कि इसमें गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज और अपनी असेट्स के बारे में बातें करती है। अब यही तो हमको सीखना है, यही हमारे कंपोनेंट होते हैं बजट के। जो गवर्नमेंट बजट बनाती है अपना, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बजट बनाते हैं, उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसमें लिखा हुआ होता है। देखो जरा, बजटेड रिसीट और बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूं तो ये बजटेड रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दो प्रकार की होती हैं। बजटेड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। आई होप आपको क्लियर, ठीक है जी। अब रेवेन्यू रिसीट को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड मैंने किया है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट कौन सी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ये इस चैप्टर में बड़े डिटेल में हमको समझना है। किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है ना। तो अब जो मैं आपको सबसे पहले, देखो ये पॉइंट वाइज चलेंगे, हम पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो हमें इस तरीके से चलना है। तो पहले जो मैं आपसे बात करूंगा वो करूंगा रेवेन्यू रिसीट्स की बात, यानी कि गवर्नमेंट बजट के हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। दो कंपोनेंट है इसके, बजटेड रिसीट, बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दो होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दो होते हैं। हम जो पहले बात करने वाले हैं वो रेवेन्यू रिसीट की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये रेगुलर नेचर की इनकम है गवर्नमेंट की, यानी कि जब गवर्नमेंट को रेगुलर कोई इनकम होती है तो हम इसको बोलते हैं अपनी रेवेन्यू रिसीट, और जो गवर्नमेंट को इनकम इररेगुलर बेस पर होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। तो समझते हैं इसके बारे में आगे, चलिए देखिए बेटा। अब हम पहले जो बात कर रहे हैं वो रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहां लिखा है रेवेन्यू रिसीट क्या है। ये गवर्नमेंट की, पहले बता दूं, रेगुलर इनकम होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट को हर साल ये कमाई होती है वो उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि रिकरिंग नेचर की। मैंने लिखा रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर इंक्रीज एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। मतलब ये कि ऐसी इनकम की वजह से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ेगी और ना कोई असेट्स कम होगी। सर पहले ये बताओ एक एग्जांपल देके कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनकी वजह से कोई असेट्स कम होती है या कोई लायबिलिटी बढ़ती है। अकाउंट्स में समझते हैं। मुझे ये बताओ, कोई भी अगर आप अपनी असेट्स बेच दो, मान लो आपका कोई प्लांट पड़ा हुआ है, वो प्लांट आपने बेच दिया 5 लाख रुपए का, तो जब आप 5 लाख रुपए का प्लांट बेच दोगे तो आपकी असेट्स कम हो जाएगी ना, असेट्स आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, वही आप ये देखो 5 लाख रुपए तो आपके पास आ जाएंगे, रिसीट तो हो जाएंगी, बट असेट्स कम हो जाएंगी आपकी, है ना। वही अगर मान लो आपने कोई असेट्स नहीं बेची, आपने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, तो बैंक से लोन लिया तो 5 लाख रुपए तो आपके पास आ गए, बट आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो वो जो रिसीट है वो है कैपिटल नेचर की रिसीट। हम बात कर रहे हैं ऐसी रिसीट्स की जिससे ना तो कोई लायबिलिटी बढ़े और ना कोई असेट्स कम हो, ऐसी रिसीट को हम बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसीट। यानी कि इस तरह की रिसीट से गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ती है और ना कोई असेट्स कम होती है। ठीक, देखो जरा यहां लिखा भी है रेवेन्यू रिसीट से क्या, लायबिलिटी ना तो बढ़ेगी और ना असेट्स कम होंगी, ठीक है ना। ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ेगी ना कोई असेट्स कम होंगी। आपको यह बात याद रखनी है, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर इंक्रीज एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स। अच्छा, ऐसी कौन सी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, दो प्रकार की, टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो पहले मैं बात करता हूं टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की। देखिए जरा, टैक्स रेवेन्यू रिसीट हमारे पास, गवर्नमेंट के पास दो प्रकार के टैक्स आते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझने से पहले तो हम ये समझेंगे कि टैक्स क्या होता है। ठीक, देखो जरा बेटा, टैक्स तो वैसे आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या आपके घर परिवार में भी कोई टैक्स जमा करता है? हाँ बिल्कुल करते होंगे। आपके पापा की अगर एक लिमिट से ज्यादा इनकम होती होगी तो उनको भी अपनी गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करनी पड़ती होगी, उनको भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता होगा। क्या सर पापा की अगर इतनी कमाई ना हो एक लिमिट से ज्यादा, तब भी हम लोग टैक्स जमा करते हैं? बिल्कुल। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो अपने घर पे तो उसमें टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट को। अगर एक साबुन भी 10 रुपए वाला आप खरीद के लेके आते हो ना, तो गवर्नमेंट को उस 10 रुपए वाले साबुन पर भी टैक्स लगा के ही आपको देती है।
सर ये कैसे होता है, यही तो हम समझेंगे, चिंता मत करो। देखो ना, दो प्रकार के टैक्स मैंने बताए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले टैक्स क्या होता है? टैक्स इज कंपलसरी। कंपलसरी भैया, मर्जी नहीं चलती यहाँ पे कि हमारी मर्जी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें ना करें, नहीं, कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब भाई साहब देना ही देना है, इम्पोज होता है आपके ऊपर। टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के अंतर्गत, चाहे तो इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे कोई जीएसटी का लॉ हो, चाहे कोई वैट हो, ऐसे कोई भी लॉ हो, किसी भी कानून के अंतर्गत गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स ले रही है, कंपलसरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, अंडर एनी स्टैट्यूट, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। मेरी 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई, 1 करोड़ रुपए की कमाई में मान लो मेरा कोई बिजनेस है, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा आपका कोई बिजनेस है तो इस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे। 1 करोड़ रुपए की कमाई में गवर्नमेंट मेरे से सीधा सीधा 30 लाख रुपए का टैक्स लेती है। तो मैं ये कहने लगूं कि मैंने आपको 30 लाख रुपए का टैक्स दिया तो मेरे को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, मेरे को आप अलग से कोई हॉस्पिटल बना के दो, मतलब मेरे को कोई पर्सनल ट्रीटमेंट, पर्सनली मेरे को चीजें मिलनी चाहिए, पर्सनली मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए उसका। गवर्नमेंट कहती है नहीं, टैक्स लेंगे अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। पब्लिक से गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उस पैसे को वो अपनी मर्जी से खर्च करती है, जहां उसको जरूरत लगती है वहां पर गवर्नमेंट वो पैसा खर्च करती है। इसका मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, गवर्नमेंट के ऊपर बदले में कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती, टैक्स की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज नहीं होती। मतलब अगर गवर्नमेंट को टैक्स से कोई रेवेन्यू आ रहा है तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी उससे नहीं बढ़ती और असेट्स तो बिल्कुल गवर्नमेंट की कोई कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहे हैं। और हम जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हैं ये 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसके बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स मैंने यहां लिखे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अच्छा, जनरली मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ऐसे लोगों से लेती है जिनकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा होती है, यानी कि जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, या जो लोग कहीं से कुछ गेम खेल करके पैसा जीतते हैं, तो ऐसे लोगों से गवर्नमेंट उनके द्वारा कमाई हुई इनकम पर टैक्स लेती है। तो डायरेक्ट टैक्स एक प्रकार का इनकम टैक्स है। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो मेरी बात समझो, मैं कहीं पर जॉब करता हूं, ठीक है ना, और मुझे वहां से 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है। इसका मतलब मुझे एक साल में कितने मिलते हैं? 6 लाख रुपए। गवर्नमेंट कहती है आपने 6 लाख रुपए कमाए हैं, हमें 6 लाख रुपए पर आप टैक्स पे करो। तो क्योंकि मैंने इनकम कमाई और मुझे ही गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स है। मैं और एग्जांपल दूं, थोड़ा सुनो। मान लो मेरी कमाई हुई कितने रुपए की, सपोज दैट मेरी कमाई हुई 1 करोड़ रुपए की, और गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि हम आपके ऊपर 30% टैक्स लगाएंगे, कितने रुपए का, 30 लाख रुपए का। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो मेरी 30 लाख रुपए कमाई हुई है और गवर्नमेंट मेरे से टैक्स मांग रही है, तो आप एक काम करो, तो वो जो 30 लाख रुपए का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है वो आप दो मुझे, आप दोगे मुझे, आप दे दोगे क्या? भाग और जाओगे उठ के, बोले दे अभी टैक्स आपको। इसका मतलब क्या हुआ, वो 30 लाख रुपए का टैक्स मुझे ही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मैं आपके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। जब मैं अपने टैक्स के बर्डन को खुद ही झेलता हूं, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लेवी किया और उसका बर्डन मैंने खुद झेला, मैंने दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक टैक्स दूसरा ऐसा होता है, जैसे कि मान लो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप लोग किसकी सर्विस लेते हैं अपने घरों में, आप देखिए जरा, आप टेलीफोन की सर्विस लेते हैं, मोबाइल की, है ना, नेट रिचार्ज कराते हैं आप डीटीएच की सर्विस लेते हैं। तो ये जो सर्विस आप लेते हैं ना, पता है इसमें टैक्स भी जाता है, जीएसटी लग करके। और चलो मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ टैक्स का, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, आपने वहां पर मान लो 2 डोसे बुक कर दिए। मेरा खुद का इंसिडेंस मैं बताता हूँ आपको। मेरठ गए थे डोसा खाने के लिए,
रेस्टोरेंट में। तो हम बैठ गए, 5-6 लोग थे, हमने डोसा ऑर्डर कर दिया। हमने देखा मेन्यू में भैया कौन सा सस्ता सा डोसा, चलो देख ले एक बार। तो हमको उसमें मसाला डोसा दिखाई दिया। पहली बात तो वो था ही 120 रुपये का। हमने कहा ठीक है जी, 4 मसाला डोसा 120 रुपये का। हमने वो ऑर्डर बुक कर दिया। अब जब वहाँ पर 12 चौक 48 480 रुपये का बिल आना चाहिए था बड़ी, और बिल आया था करीब करीब मेरे ख्याल से 580-90 रुपये के आसपास का। तो यानी कि वो 100-150 रुपये 100-125 रुपये ज़्यादा बिल था। मैंने कहा भाई ये क्या, तो देखा तो उस टाइम पे मैंने कहा भाई ये तो टैक्स। बोले अच्छा टैक्स भी लगता है इसमें? बोले साहब हाँ, इस पर सर्विस टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स लगता है उस पर वैट लगता है। मतलब कहने का ये है कि वो हमें बताते ही नहीं है। अरे तुमने तो 120 का, बोले नहीं जी ये तो टैक्स देना ही पड़ता है। ये जो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है उस होटल वाले को, उस बंदे को, वो टैक्स वो अपने पास ही रखेगा, वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने किसी भी रेस्टोरेंट वाले से ये कहा कि सुनो भैया, तुम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, उससे तुम टैक्स कलेक्ट करोगे और हमें जमा करोगे। यानी कि गवर्नमेंट ने जिसको, मान लो मेरा होटल है, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया और मैंने वो बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? अपने कस्टमर के ऊपर। तो मैंने अगर अपना वो बर्डन किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि टैक्स मेरी जेब से नहीं गया, टैक्स कस्टमर की जेब से गया। अब आप अपने डीटीएच वाले को अगर मान लो रिचार्ज कराते हो 400 रुपए का, तो हो सकता है उसमें आपका 50 रुपए का जीएसटी भी जाता हो, यानी कि सर्विस टैक्स भी जाता हो उसमें। तो 50 रुपए वो आपसे ही लेता है, आपको 450 रुपए देने पड़ते हैं। आपको कितने देने पड़े? 450। टैक्स आपकी जेब से गया, लेकिन गया किसके द्वारा? आपके जो आपका प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके थ्रू गवर्नमेंट को जमा होगा। आप अगर मान लो एक 10 रुपए का साबुन खरीद के लेके आते हो ना, तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है। आप तो 10 रुपए दुकानदार को देते हो, आप सोचते हो साबुन 10 रुपए का ही है, लेकिन नहीं, उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे होते हैं और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा, हमारी जेब से गए, लेकिन किसके थ्रू गए? दुकानदार के थ्रू गए, बिजनेसमैन के थ्रू गए। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, देखो ये टैक्स पेयर है, ये गवर्नमेंट है। टैक्स पेयर लायबल टू पे टैक्स, टैक्स पेयर गवर्नमेंट को लायबल है टैक्स पे करने के लिए। अब जो भी टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करा, अगर ये टैक्स मैंने किसी से रिकवर नहीं किया तो क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लगा और मैंने ही पे करा, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मेरे ऊपर लगा, मैंने किसी और से रिकवर कर लिया, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इफ टैक्स रिकवर फ्रॉम कस्टमर ऑब्लिक पब्लिक, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई? और देखो जरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। When the burden of tax and liability to pay, जब टैक्स का बर्डन और लाइबिलिटी ऑन द सेम पर्सन, उसी व्यक्ति पर होती है, बर्डन भी और उसी को पे करना है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। यहां देखो क्या लिखा है? When the burden of tax and liability to pay is on different person, burden of tax और लाइबिलिटी टू पे डिफरेंट पर्सन पर है, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनके एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। डायरेक्ट टैक्स का जो मोटिव, जो मेन एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। आज के टाइम में वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स पूरी तरीके से अबॉलिश हो चुके हैं, ये अब नहीं लगाई जाती है। इनको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के साथ ही क्या मर्ज कर दिया गया है। लेकिन आज के टाइम में जो जाना माना और बड़ा जो एक्ट है, जो हमारा वो है इनकम टैक्स, जो गवर्नमेंट को जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना। वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आज के टाइम में नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको हम। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है ये। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी तो जब लगता है जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट को, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्साइज ड्यूटी, जैसे ये मैंने घड़ी पहन रखी है, इसको बनाने में इसको क्या कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आप एक बात समझिए, गवर्नमेंट मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मान लो इससे जैसे मैं कैमरे से मोबाइल अभी शूटिंग रिकॉर्ड कर, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस मोबाइल को जहाँ भी बनता है ये, गवर्नमेंट कहती है कोई भी चीज बनाने पर हम टैक्स लगाएंगे, उसको हम एक्साइज बोल रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। गाड़ियां बनती है, मोबाइल बनते हैं, कैमरे बनते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज, कूलर, टीवी बनते हैं, गवर्नमेंट कहती है इस पर हम मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाएंगे। बेचने पर नहीं, बेचने पर जो लगेगा वो सेल टैक्स होगा, वो वैट होगा, वो सीएसटी होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो अलग टैक्स है। कह रहे बनाने पर भी टैक्स लगेगा। अभी बेको मत बेको हमें मतलब नहीं है, हमें तो जब तुमने बना लिया तो टैक्स दो।
तो वो गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है। मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पर वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सबको हटा करके आज के टाइम में हमारे देश में चलता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। जीएसटी आप सब जानते हैं उसके बारे में, और कस्टम ड्यूटी तो आज भी लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं वैट और एक्साइज अभी भी कुछ प्रोडक्ट पर लगते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लिकर प्रोडक्ट है, तो उन पर आज भी कहीं ना कहीं वो लगते हैं, बट फिर भी मान के चलो मोटा मोटा आज के टाइम में जीएसटी लगता है, ये सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने एक समरी रूप में देखो यहाँ लिखा भी है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, जब लेवी प्लस बर्डन टू पे टैक्स ऑन सेम पर्सन। लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाया किस पर है आपने, टैक्स लगाना, जिस पर लगा उसी ने उस बर्डन को झेला, यानी कि लेवी प्लस बर्डन टू पे, जिस पर लगा उसी ने उस बर्डन को झेला, सेम पर्सन ने, तो ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगा उसने इस बर्डन को किसी डिफरेंट पर्सन को शिफ्ट कर दिया, अपने बर्डन को किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दिया, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अच्छा, मैंने कुछ और भी लिखा है, ये है नैरो और ये है वाइडर। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो बहुत कम लोगों पर लगाया जाता है, रिच लोगों पर लगाया जाता है, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों पर ये डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। लेकिन ये सब पर लगाया जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सब पर लगाया जाता है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ये रेग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्डों में अगर मैं बात करूं, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स वो होता है कि ये केवल किस पर लगाया जाता है, अमीरों पर लगाया जाता है, अमीरों पर, ठीक है ना। रेग्रेसिव नेचर का जो टैक्स होता है ये अमीर और गरीब का भेद नहीं करता। जो रेग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट कहती है हमें सबसे चाहिए, चाहे कोई गरीब है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे तांगे वाला है, सबसे टैक्स वसूल करेंगे। अगर आप 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीद लाते हो तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको टैक्स लगा के ही देती है। इसीलिए आज देखो लॉकडाउन में सब कहते हैं मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, गवर्नमेंट इनके लिए क्यों कुछ नहीं करती, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, ये भी टैक्स पेयर है हमारे देश के, इसीलिए उनको भी उतना ही गवर्नमेंट से साधन मिलने चाहिए जितने बाकी लोगों को मिलते हैं। यही एक वजह है। ये इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हर किसी से लेती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स है वो केवल उन लोगों से लिया जाता है जो कहीं ना कहीं रिच है, जिनकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं टैक्स इसका दे दूं, लेवी और बर्डन किस पर लगाया आपने, मिस्टर एक्स पर, बर्डन भी किसके ऊपर है, मिस्टर एक्स पर, तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स। लेवी लगाया किस पर टैक्स आपने, मिस्टर एक्स पर, लेकिन बर्डन किस पर गया उसका, मिस्टर वाई पर, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। जिस पर लगाते हैं उसी पर बर्डन रहता है, डायरेक्ट टैक्स। जिस पर लगाते हैं उसने अपने बर्डन को किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल मोटे मोटे तौर पर जीएसटी। ये गवर्नमेंट की कैसी इनकम होती है, टैक्स रेवेन्यू इनकम होती है गवर्नमेंट की। तो आज जो हमने इस वीडियो में बात करी वो कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे, और हमने केवल और केवल आज एक कंपोनेंट की बात करी, हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने केवल क्या, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की बात करी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और बजटेड एक्सपेंडिचर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।